स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ नगर निगम ने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के बैंक खाते को 9.2 करोड़ रुपए के बाकिया हाउस टैक्स के कारण फ्रीज कर दिया। इसके अतिरिक्त जो लोग 31 मार्च तक बाकिया हाउस तक भुगतान नहीं करेंगे उनसे 12% ब्याज लिया जाएगा। मार्च की क्लोजिंग से पहले नगर निगम लगातार टैक्स वसूली में तेजी कर रहा है। आपको बताऊं कि जोन 8 में कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट को कल उनका खाता सील कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीटीओ अशोक सिंह है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार टैक्स वसूली तेजी करी जा रही, कई बिल्डिंगों को सील किया जा रहा, कईयों का खाता सील कर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है 15 अक्टूबर से ये अभियान शुरू किए, समाचार पत्रों में बकायेदारों का प्रकाशन, उसके पहले नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाना तथा उसकी सूचना पुलिस को भी दी जानी कि उस दिन जो कोई अशांति व्यवस्था न उत्पन्न हो। और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशन किया है, मीडिया ने भी लोगों को अवगत कराया है, नगर निगम ने उनसे अनुरोध किया है। तो ये करते करते जिन लोगों ने, हमारे बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं कि जो पहली बार इस साल 4,68,000 लोग अभी तक जमा कर चुके हैं, जबकि पिछले साल वर्ष भर में 4,15,000 लोग जमा किए थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 5.25 लाख तक इस साल जमा करेंगे, लगभग 1 लाख टैक्स पेयर्स की वृद्धि होगी। उसमें हमारे जनता तो सहयोग कर रही है, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका सहयोग करने का मन नहीं है। वो जब तक जो है खाता न सीज की जाए, कहीं से प्रेशर न डलवाया जाए, तब तक जो है ये जो टैक्स की फाइलें होती हैं इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस कारण हमारे अधिकारी वहाँ जा के परेशान होते हैं, घंटे घंटे बाहर ये लोग बैठाए रहते हैं। अंतोगत्वा मजबूर होकर के हम लोगों को खाता सील करना पड़ता है या उनका गेट बंद करना पड़ता है। जो यदि खाता नंबर उपलब्ध है तो चूँकि सबसे आसान होता है, इसमें वहाँ के स्टाफ को परेशानी नहीं होती है, इसलिए खाता नंबर सील किया जाता है। जहाँ पर खाता नंबर नहीं होता है वहाँ पर हम लोग जो है उनका गेट वगैरह बंद करते हैं। सर, ऐसी क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता? क्योंकि इससे पहले आपने पर्यटन भवन, खेल निर्देशालय और अभी कल कैंसर इंस्टीट्यूट को जो उनके खाते थे उनको सील कर दिया था। आखिरकार कहाँ इन सब सरकारी बिल्डिंगों में कहाँ पर दिक्कत आती है टैक्स वसूली में? इसके पहले अवध शिल्प ग्राम भी सील हुआ था। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो भवन स्वामियों को हम लोग प्रथम जनता को देते हैं बिल। दूसरे नंबर पर मई तक आते आते समस्त सरकारी विभागों को हम लोग बिल और इनको एक्स्ट्रा एक लेटर भी दिया जाता है, उसमें पूरी स्थिति अवगत कराते हुए और अपेक्षा की जाती है कि नगर निगम के विकास में सहयोग करें और धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि जो है यहाँ का जनता को सुविधा दी जा सके। लेकिन इसमें कुछ सेंसिटिव विभाग हैं, हमारे केंद्र सरकार के विभाग वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, वो समय रहते ही 10% छूट भी लेते हैं, जमा भी कर देते हैं। राज्य सरकार के विभाग जो है वो सहयोग करने की बजाय हमेशा जो है विरोध के मूड में रहते हैं। ज़्यादातर विभाग, सभी को नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर विभाग। तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार पर कार्रवाई करते हुए हम लोग को नहीं देखेंगे। हम लोग राज्य सरकार के विभागों से मजबूर हैं। अभी 59 करोड़ रुपया विद्युत विभाग को बकाया है, लगातार उनको सूचना, नोटिस सब कुछ दिया जाता है, लेकिन अपना तो तुरंत हमारे नगर निगम की बिल्डिंग को विद्युत काट देंगे, लेकिन हम लोगों के देने के प्रति हमारे विभाग की वसूली, कलेक्शन देने के प्रति बिल्कुल असंवेदनहीन हैं वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। तो अब मजबूर होकर उनको भी नोटिस ऑफ डिमांड दी जा रही है। और नगर निगम, क्योंकि विद्युत विभाग जनहित का विभाग है, लेकिन नगर निगम भी जनहित का विभाग है, जनता की सेवा से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अब अगली कार्रवाई विद्युत विभाग पर करेंगे, क्योंकि 59 करोड़ बकाया या तो दे दें या तो फिर 1 सप्ताह बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैंसर इंस्टीट्यूट्स का जो खाता सील कर दिया, क्या अभी तक कोई बिल जमा किया, कुछ पैसा जमा किया या अभी आश्वासन दिया गया, कोई आपसी बातचीत हुई आप लोगों की? कैंसर इंस्टीट्यूट का खाता चूँकि सीज होने में देर हो गया,
तो वो भुगतान तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने आज बुलाया वहाँ के मुख्य वित्त लेखाधिकारी, और वहाँ पर हमारे जोनल अधिकारी पहुँच गए हैं और आज वो भुगतान करेंगे। आज करेंगे? हाँ, आज करेंगे। तुरंत हम लोग भुगतान करते ही उनका खाता खोल देंगे। सर, मार्च से पहले 1000 करोड़ का जो टारगेट था नगर निगम को हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी, तो अभी तक कितना टारगेट पहुंच गया? क्या ये मार्च की क्लोजिंग से पहले क्या पूरा 1000 करोड़ का जो लक्ष्य था नगर निगम का, चुनौती भरा था, आप लोग लगातार दिन रात मेहनत करके लगातार टैक्स वसूली पर फोकस करते रहे, तो क्या अब वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं? मार्च तक जो हमारा लक्ष्य था 1000 करोड़ का, वो कर और करेत्तर मिला करके था। तो इस साल अब हम लोग का सौभाग्य कहिए, कर में तो उतनी वृद्धि नहीं हुई, करेत्तर में वृद्धि बहुत अच्छी हुई है, और दोनों मिला करके हम लोग 725 करोड़ के आसपास पिछले महीने जो फिगर शासन को उपलब्ध कराई थी उसमें कैलकुलेशन हुआ था, 725 करोड़ का हम लोग दे चुके हैं। अब जो है इसमें 275 करोड़ की वसूली इस महीने की जानी है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। और इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ जो है, स्टाफ हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय, समस्त जोनल टीएस और इंस्पेक्टर तक, यहाँ तक कि हमारे बाबू भी सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहीं कहीं प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको सामंजस्य बैठाया जा रहा है और 31 मार्च तक हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सीटीओ अशोक सिंह का साफ तौर पर कहना है कि विद्युत विभाग का जो टैक्स है उनको कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया। जल्द से ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनकी बिल्डिंग को सील किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्या प्रताप शाही ने लखनऊ में एक कार्यशाला में कहा कि राज्य की योजनाओं का लाभ 2 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की राज्य के 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार उन्हें समर्थन देने के लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रदान कर रही है। प्रदेश की आर्थिक ताकत बढ़ी है। जीएसटी का जो हमारी वसूली थी वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के भीतर जो है वो योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से हुआ है, जहां पर हमने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, परंपरागत कृषि विकास योजना का, प्राकृतिक खेती का, इन सारी योजनाओं को हमने जहां पर उनके SMEM स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का और कुसुम सोलर पंप का, जहां पर हमने उसकी एक रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पर राज्य के भीतर भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों के भीतर राज्य की बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया, जिसमें अभी हम त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के बीच में जा रहे हैं और जायद की फसल के भीतर उसका क्षेत्रफल बढ़े, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और मक्के पर आधारित उद्योग भी उत्तर प्रदेश को आए। उस हिसाब से हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं। अभी दलहन और तिलहन के समय में हमने किसान भाइयों को निःशुल्क मिनी किट, लगभग 13 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को हमने दलहन और तिलहन के मिनी किट उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर अभी आपको बताया कि कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ी है। दलहन और तिलहन के मामले में हम लोगों ने पिछले 6 सालों के भीतर 132% राइज किया है। तो यह अपने में एक 12 लाख मेट्रिक टन से उठ करके 28.5 लाख मेट्रिक टन हमने तिलहन पैदा किया है। यह पूरे देश भर के भीतर प्रगति का एक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बेंगलोर में आज से 3 साल पहले कृषि कर्मण पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया था। तो यह एक प्रयास हम लोगों ने किया। इसी तरीके से राज्य के भीतर बुंदेलखंड प्राकृतिक योजना हम लोगों ने राज्य के संसाधनों से चलाई। उत्तर प्रदेश शीर्ण पुनरुद्धार योजना हमने राज्य के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चलाई। और अब हम लोगों ने एट सोर्स सब्सिडी देने का काम भी, जो हम प्रमाणित बीज या फाउंडेशन सीड किसानों को देते हैं, हमने पिछले साल उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था खरीफ से, और अभी कंपल्सरी पिछले साल पूरा कर दिया, जिससे कि धान और गेहूँ और दलहन के जो मिनी किट हैं अब पॉस मशीन से दिए जा रहे हैं। तो जो वास्तविक किसान है उस तक वो पहुंच सके, इस दिशा में भी हमने अपनी पहुंच एग्रीकल्चर विभाग ने बढ़ाई है। तो यह एक तरीके से 8 वर्षों के भीतर व्यापक दायरा कृषि क्षेत्र का बढ़ा है और आज लगभग 2 करोड़ 80 लाख किसानों तक कृषि विभाग की पहुंच बढ़ी है। हमारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। हमने लोगों ने बहुत
बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र राज्य के भीतर किसानों को वितरित किए हैं। अनुदान पर 80% में पहली बार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने 80% अनुदान पर भी किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया, जो किसी सरकार ने नहीं किया। तो यह हमारी उपलब्धियां हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी सांसद राकेश राठौर को अदालत में सुनवाई के बाद जमानत मिल गई और उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दी गई और वो सुबह तक सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं। समर्थकों और परिवार ने इस निर्णय का जश्न मनाया। भैया नमस्ते। अरे साहब पुलिस की अभिरक्षा में धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर भोजवाल जो है अपनी अभिरक्षा में लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और सांसद जल गंगा संवर्धन अभियान सफाई अभियान 30 मार्च से लेके 30 जून तक चलेगा, जो जल स्रोत संरक्षण पर केंद्रित है। कैबिनेट ने 7 वर्षों के लिए अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए 124 करोड़ को मंजूरी दी और भोपाल के जागरिया में एनसीडीसी के लिए 4 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की। जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्जीवन का कार्य, जलाशयों की सफाई, पौधारोपण कार्य, छोटी नदियों, तालाबों, स्टॉप डैम आदि में जल संरचनाओं का संरक्षण, पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसमें सबकी भूमिका हो। जनप्रतिनिधि हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं। तो छुट्टियों का समय होगा तो नौजवान भी इसमें सहभागिता करें, जिसके लिए इसकी तैयारी के लिए स्पष्ट निर्देश हमारे हैं। इसका अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को चलाना है और लगभग इस अभियान में पिछले वर्ष इस अभियान में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 38,000 से अधिक नए कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था। इसके अलावा 302 करोड़ की राशि की लागत से हम 21,570 जीर्णोद्धार के कार्य किए गए थे और काफी इसका एक बहुत अच्छे परिणाम पिछले साल निकल के आए थे। इस अभियान में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, किसान कल्याण, अनेक विभागों की इसमें सहभागिता रहती है। जल गंगा संवर्धन अभियान विभागीय स्तर पर तथा प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि सतत उसकी समीक्षा करें, शामिल हों और लोगों के लिए शामिल होने के लिए प्रेरित भी करें। एक बड़ा विषय गेहूं उपार्जन का आया है कि प्रदेश में अब तक 10,20,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। मुझे लगता है ये बड़ी संख्या हमारी और पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 15 मार्च से हमने गेहूं उपार्जन का काम चालू कर दिया है। लगभग 2691 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रदेश में। प्रदेश में 276 किसानों से 1800 मीट्रिक टन के आसपास उपार्जन हो भी चुका है। ये एक शुभ संकेत है और राज्य सरकार अब तक का अधिकतम 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की हमारी सरकार ने जो एक घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये बहुत किसानों के लिए आगामी समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री इसकी समीक्षा करें, विधायकगण, मंत्रीगण समीक्षा करें। किसानों को राज्य सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके हिसाब से उनको पूरी सुविधाएं मिले। उनको जो 2600 रुपए की हम खरीदी करने जा रहे हैं गेहूं, आज तक का सर्वाधिक गेहूं का मूल्य किसान को मिलने वाला है, उसका लाभ किसान को मिले, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक और अच्छा विषय आज है कि हमारा राज्य जो है टाइगर रिजर्व में एक नवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव विगत 2 दशकों से लंबित था। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस कड़ी में ये ओंकारेश्वर का हमारा जो माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का नवा टाइगर अधिसूचित हुआ है। ये भी एक
अच्छा समाचार आज प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण की दृष्टि से हमारे बीच में आया है। साथ ही कैबिनेट में ग्राम झागरिया तहसील हुजूर में एक 4 हेक्टेयर भूमि हमारा जो आयुष्मान योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना, इसके हमारा जो नियंत्रण केंद्र है एनसीडीसी का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में भूमि आवंटित की गई है। इसमें हमारा एक यहाँ पर केंद्र स्थापित करेंगे वो, जिससे इस निःशुल्क प्रव्याजी 1 रुपये वार्षिक भूभाटक पर स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई जमीन, इससे हमारा एक एनसीडीसी का केंद्र यहाँ स्थापित होगा। और खास करके आयुष्मान भारत अभी तक हमारे जो गरीब वर्गों में लागू होता था, खासकर बाद में प्रधानमंत्री जी घोषणा के अनुसार 70 वर्ष से ऊपर की सारी आबादी को इसमें शामिल किया गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी एक योजना है। उसका एक कार्यालय 12 राज्यों में शायद पहले स्थापित हो चुका है, 8 राज्यों में। हमारा 9वां राज्य है जो इसको स्थापित, केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। उसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है और इसमें इसकी शाखाओं को एक दूसरे से और एनसीडीसी मुख्यालय के साथ भी जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है एक बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा सेंटर हमारे यहाँ डलेगा और जो डायग्नोस्टिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा, उन उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित भी किया जाएगा। कई चीज़ों पर इस केंद्र के माध्यम से जो है हम उसकी बेहतर सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए आज कैबिनेट में आपको बताने के लिए थी। जेपी विधायक रमेश्वर शर्मा ने नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर हुई हिंसा की निंदा की, ये कहते हुए कि उनकी सहानुभूति ऐसे देशभक्तों के साथ है जैसे अशफाकुल अब्दुल हामिद और अब्दुल कलमा। उन्होंने औरंगजेब के साथ पहचान रखने वालों की निंदा की, उन्हें लुटेरे कहा और छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जैसे व्यक्तियों की प्रशंसा की। नागपुर की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाकुल्लाह खां के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त है। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त है। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त है। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाकुल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। ठीक है जी से मैंने सीधे ये सवाल करा है कि ये ध्यान आकर्षण के माध्यम से मंडला में फर्जी इनकाउंटर को वो स्वीकारें और जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उनके परिवार को आप 1 करोड़ की राशि मदद करें, उनके परिवार में नौकरी दीजिए और जो जांच करने वाली कमेटी है वो रिटायर्ड जज से करवाइए और उसमें विधायकों को भी रखिए ताकि सही जांच हो पाए। अगर वो नक्सली नहीं है तो आपको उनको न्याय देने में क्या दिक्कत है? और आप जब अगर जांच चोर से करवाएंगे तो वो चोर आपका साथ ही देगा और जो झूठ है उसी का पुलिंदा करेगा। तो सच्चाई है सबके सामने वो लाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सभी विधायकों ने आज वॉकआउट करा है। आगे आपकी क्या रणनीति होगी सर अगर सरकारें आपकी मांग नहीं मानती? देखिए, ये आंदोलन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बैगा समाज हमारे आदिवासियों में संरक्षित समाज है और अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे। आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इनका विरोध भी करेगी और सब आदिवासियों तक ये बात पहुंचाएगी कि मध्य प्रदेश एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार वाला राज्य ऐसे ही नहीं बन गया क्योंकि सरकार जो शोषण कर रहे हैं उनका संरक्षण करने का काम कर रही है। जिन अधिकारियों ने एनकाउंटर किया उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन पर हत्या। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।